हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किए सर सभी सब्जेक्ट में आप प्रिपेयर करवा रहे हैं पर हिंदी कोर के बारे में अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं किए। तो मेरे प्यारे आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो आप लोगों का एग्जाम 2024 में आप लोगों का जो हिंदी कोर का जो पेपर बनेगी उसके रिगार्डिंग हमारे प्लेटफॉर्म में 100 मार्क्स का ये सेट तैयार किया गया है, जहां पे मैं आज आप लोगों के सामने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, फिर आपके सामने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, देन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पर बने रहे और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं फुल्ली 100 मार्क्स का वो आप लोग जल्दी से कमेंट करें। मैं आप जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट बताऊंगा वहां पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आप लोगों का न्यू सिलेबस प्लस न्यू एग्जाम पैटर्न को जो तैयार किया गया है जैकबोर्ड के माध्यम से, उसी न्यू एग्जाम पैटर्न और न्यू सिलेबस के माध्यम से हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर भी क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे ये सब जो क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि अगला जो सब्जेक्ट होगी कौन सा सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को फाइनली बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का, अब अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आपका पेपर में आता है पैसेज। क्या आता है मेरे प्यारे? पैसेज आता है 10 मार्क्स का। तो मैं पैसेज को नहीं लेकर आया हूं इसलिए ना क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता है आप लोगों को कि पैसेज को आप स्टडी करेंगे तो उनका आंसर क्या आप इजीली से कर लेंगे। पैसेज के बाद आपका स्टार्ट होता है लेटर सेक्शन, क्या पत्र लेखन। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है आप लोगों का निबंध लेखन। तो सबसे पहले मैं निबंध लेखन लेकर आया हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पत्र लेखन में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं किए हैं आर्ट्स का और करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे आप लोगों के लिए ना एक न्यू बैच स्टार्ट है हमारे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस। प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको सर्च करके ऐप को डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप क्लास 12 का आर्ट्स का रैंक 1 हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे ये जो कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं ना, जो कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं वो 100% आपका एग्जाम 2024 के पैटर्न पर ही सेट किया गया है। वो कोर्स कौन सा है ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे यानी मिसाइल क्लासेस के ऐप को, तो डाउनलोड करने के बाद अब जैसे स्टोर सेक्शन में जाएंगे नीचे, तो स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। क्या होगी? इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस नजर आएंगे। क्लास 11 का भी है, क्लास 12 का भी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्स पर फोकस करना है। पहला कोर्स है यहाँ पे आपका 359, याद रखिएगा। इस कोर्स में आप लोगों को क्या मिलने वाला है? इस कोर्स में आप लोगों को मिलेगा, याद रखिएगा, ओनली फॉर आपको मिलेगा नोट्स। और ये नोट्स आप लोगों को मिलेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्लस थ्योरी लेक्चर। साथ ही साथ 2019 से लेकर 2023 तक जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन जैकबोर्ड के माध्यम से वो भी क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे सॉल्व कराया जाएगा। फिर आप लोगों को मिलेगा क्या? तो उसके बाद आपको मिलेगा मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, इस बैच का नाम है सफलता बैच। क्या नाम है? सफलता बैच, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स मिलेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सर हमें नोट्स के साथ हम क्लास भी करना चाहते हैं, तो नोट्स के साथ अगर क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कोर्स को आप लोग बाय करें। कौन सा कोर्स को? तो याद रखिएगा जैक क्लास 12, यहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन कोर्स। क्या लिखा रहेगा मेरे प्यारे? क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन कोर्स, जिसका फी है अभी फी था 699 यानी 699 रुपया फीस था, जो अभी डिस्काउंट के लिए आप लोगों के लिए दिया जा रहा है ओनली फॉर 399 रुपीज में। आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो लेट ना करें, अगर आप चाहते हैं सर हमें क्लास 12 में कुछ अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जल्दी से जाएं, इन दोनों कोर्स में से किसी को भी एक बाय कर लीजिए। दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस होती है। और आप लोग चाहते हैं जो भी स्टूडेंट कोर्स को बाय कर सकते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। जो कोर्स को अभी तक बाय नहीं किए उन लोग जल्दी से जाएं। और 399 रुपये आप मत देखिए मेरे प्यारे, क्योंकि जब आपके समय गुजर जाएगी ना तो 300 जगह आपके हाथ में 600 होगी, लेकिन आप उस समय पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए लेट ना करें, जल्दी से जाएं और क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर रहा था सबसे पहले आप लोगों का निबंध लेखन। अब निबंध लेखन से मेरे प्यारे कैसे क्वेश्चन आएगा? तो पहला जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना वो है नारी हिंसा। क्या होगी? नारी हिंसा, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का, जो आपको कम से कम 150 वर्ड में लिखना होगा। कितना? 150 शब्दों में आपको कम से कम लिखना होगा। ठीक है,
तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं रीड कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय समाज के पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर महिलाओं को जिन समस्याओं से लड़ना पड़ता है उनमें प्रमुख है दहेज हत्या। आप सभी को पता है दहेज होता है, और अगर किसी भी औरत का अगर 2-3 लड़की पैदा हो गई है तो उसके कोख में ही ना लड़की को मार दिया जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, अत्याचार ही है। यस या नो? तो यह मैंने 2 तरह के लेकर आया हूँ, एक है दहेज हत्या और यौन उत्पीड़न, जो हम लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ गैंग रेप जिसको हम लोग बोलते हैं, रेप, ठीक है। यौन उत्पीड़न, महिलाओं से लूटपाट, नाबालिग लड़कियों से राह चलते छेड़छाड़ करना। हिंसा से तात्पर्य है किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना। हिंसा के रूप मतलब होता है क्या, किसी को शारीरिक रूप से, बॉडी से या मानसिक से चोट पहुंचाना। क्या पहुंचाना? चोट पहुंचाना, इसी को हम लोग हिंसा बोलते हैं। किसी को मौखिक रूप से अपशब्द कहकर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा ही का एक रूप है। और किसी को मुंह से कोई ऐसा शब्द बोल दे जिसको दिल पे चोट लगाए, ये भी एक तरह का हिंसा है। क्या है? हिंसा है। इससे शारीरिक चोट तो नहीं लगती, किंतु मन मस्तिष्क पर गहरा आघात पहुंचता है, मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, जैसे बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि को आपराधिक हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है। तथा घर में दहेज के लिए पत्नी से मारपीट, बदसलूकी, यौन शोषण जैसी घटनाएं घरेलू हिंसा का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे ना सर हम लोगों को जल्दी से हिंदी कोर के बारे में बताइए। तो मैं फाइनली आपके सामने 100 मार्क्स का किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, पत्र लेखन, निबंध लेखन, संपादक, फीचर लेखन, कैसे सारा का सारा आज मैं लेकर आया हूँ, बने रहे, ठीक है। फिर आप नहीं देखेंगे, पूरा वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। फिर बाद में आप लोग एक ही को कमेंट करेंगे सर हिंदी कोर में कुछ नहीं बताते हैं, तो इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आंसर की लेके आया हूं, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद जैसे घटनाएं घरेलू हिंसा का उदाहरण है, लड़कियों जैसे छेड़छाड़, पत्नी को भ्रूण हत्या, भ्रूण मतलब पेट में ही बच्चों को मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। भ्रूण हत्या के लिए मजबूर करना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी घटनाएं महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। महिलाओं के प्रति हो रही है हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह चिंताजनक विषय बन चुका है। महिला हिंसा से निपटना सरकार तथा समाज सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि महिलाओं को जरूरत है कि वह खुद दूसरे पर निर्भर ना रहकर अपनी जिम्मेदारी खुद ले। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आज की महिलाएं वो दूसरे पर डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहते, खुद वो ना सेल्फिस्ट बन रहे कि अगर मेरे अंदर में कुछ हुआ है तो मैं खुद उसका सामना कर सकता हूँ। बहुत सारे महिला ऐसा है और होना भी चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है। आगे लिख रहे हैं कि रहकर अपनी जिम्मेदारी खुद ले तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और स्वयं की सुरक्षा कर सके। यह है आप लोगों का महिला हिंसा, जिसे हम लोग बोलते हैं नारी हिंसा। और एक क्वेश्चन आता है नारी शक्ति, यह भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं ट्यूशन, ये आप लोगों का जो नारी हिंसा की घटना पर एक निबंध लिखे। नारी हिंसा जो है ना, हिंसा जो आप लोग सोचते हैं नारी हिंसा जो अभी हम लोग डिस्कस किए, वही लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं वहां पे साधारण भाषा में लिखा था और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भाषा में, डिफिकल्ट का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से इसको रीड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका निभाए। युवा शक्ति, यंग जो हम लोग यंग जनरेशन में है ना आप लोग, तो 25 साल 24 साल 23 साल की जो उम्र में बच्चा होता है, यानी जो लड़का होता है, वह युवा शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? युवा शक्ति। तो ये पहला वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छी तरह से रीड करें और हो सके तो अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, तो अब मैं बात कर रहा हूं सर आपका पत्र लेखन। और पत्र लेखन के बारे में आपका 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगी। और ये जो है ना आपका 5 मार्क्स तभी मिल सकता है जब आप सही तरीके से लिखेंगे। याद रखिए, तरीके से लिखेंगे तभी जाकर आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल सकता है। यानी एक ढांचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
एक ढांचा होना चाहिए। अगर मैं आपको एक कंकाल बनाने के लिए दूं और आप उस कंकाल के हाथ को पैर में जोड़ देंगे और पैर को हाथ में जोड़ देंगे, क्या वो कंकाल सही नजर आएगा आपको? क्या वो कहेंगे कोई कि वो कौन से इंसान ने बनाया है, बल्कि ये कहेगा कि कौन सा पागल ने बनाया है। सही में बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपका जो पत्र लेखन होता है तो उसका जो ढांचा होता है ना पहला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ढांचा पता होना बहुत जरूरी है। तो ढांचा के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, समझिएगा। क्वेश्चन है कि अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को नियमित कराने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखें। यानी आप कहाँ है? शहर में है। आपके शहर में जो आप नगर पालिका है वहां पे आप लोगों का जल जो हम लोग पानी पीते हैं और ड्रिंकिंग वाटर, वहां पे बहुत ज्यादा कमी है। आप कुछ नगर पालिका को ऐसा पत्र लिखें, उनको ऐसा बताइए कि हमारे इलाके में पानी का बहुत ज्यादा कमी है, पीने वाला पानी, और हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बस इतना लिखना है और वो पानी आप लोग को उपलब्ध करा देगी। तो कैसे लिखना है समझिएगा। सबसे पहले लिखना है, आपको याद रखिए क्या लिखना है। सेवा में अध्यक्ष रांची नगर पालिका, रांची, मैंने अपना एड्रेस दिया है रांची नगर पालिका। विषय लिखना जरूर है। और विषय कहां पे लिखेंगे? तो जहां पे लिखेंगे मेरे प्यारे याद रखिएगा, सेवा में, उसका सीधा में आपको लिखना है विषय। लिखने का तरीका समझिए, बाकी बीच में क्या लिखना है वो तो आपको पता है, ठीक है। पेयजल की आपूर्ति नियमित करने के संबंध में, पेयजल की आपूर्ति, मुझे पेयजल की पूर्ति करना है, तो पेयजल की आपूर्ति करने की नियमित के संबंध में आपको एक लेटर लिखना है। पहले लिखना है महाशय। और महाशय कहाँ लिखेंगे? तो महाशय के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है, जहां सेवा में लिखेंगे उसका सीधा में लिखना है आपको महाशय। क्या लिखना है? सीधा में लिखना है हूबहू आपका महाशय, ठीक है। अब जहां पे महाशय लिखे उसका खत्म होने के बाद जस्ट आपका आपका कोमा देना है। कोमा देने के बाद आपका विषय, अध्यक्ष और रांची जो है उसका सीधा में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्ट करना। अब इसके बीच में आप क्या लिखेंगे अपने तरफ से वो आप जानते हैं, और वो जो लिखने वाला है वो जानते हैं और पढ़ने वाला जानते हैं, लेकिन मैं ढांचा बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे फोकस करेंगे लास्ट में भावदीय। यहाँ पे आप अपना परिचय बताइए, आप कौन सा कॉलोनी से है और किसने लिखा है, और यहाँ पे आपको धन्यवाद जरूर लिखें। और लास्ट में यहाँ पे डेट नहीं लिखना है, बल्कि मैं इंग्लिश से लिख रहा हूँ, दिनांक लिखना है। कौन सा दिनांक में आप लेटर को उनको अपने हाथ में सौंप रहे हैं, ये दिनांक लिखना है। ये ढांचा है आप लोगों का पूरा ढांचा। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो समझिएगा। ढांचा को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उपयुक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि आज हमारा मोहल्ला पेयजल की अनियमित आपूर्ति से बहुत परेशान है। हमारे मोहल्ले के अधिकतर चापाकल खराब पड़े हैं। घर के बाहर लगे नलों में भी कई दिनों तक पानी नहीं आता है। अगर पानी आता भी है तो आधे घंटे के लिए ही आता है। पेयजल की कमी के कारण लोग आधी रात से ही पानी भरने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कभी कभी तो पानी भरने के दौरान लोगों में लड़ाई भी हो जाती है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नियमित कराने की कृपा करें। इस कृपा के लिए हम सब आपका सदैव आभारी रहेंगे, धन्यवाद। इतना सारा आपको लिखना होगा, तब जाके आपको 5 मार्क्स फाइनली आपको मिल जाएगा। लेकिन लिखते समय एक बात जरूर ध्यान रखें मेरे प्यारे, जो आपका ढांचा है लिखने का, जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट में आप लोग खास करके गौर करेंगे लेटर लिखने का समय। मुझे पता है ट्यूशन की वीडियो लॉन्ग बन रहा है, लेकिन अगर नहीं देखेंगे बाद में पछतावा आप ही का होगा, ठीक है। 10 घंटा यूट्यूब चला सकते हैं, लेकिन 1 घंटा आप लोग अपने पढ़ाई के लिए आप अपना समय को खर्च नहीं कर सकते। मुझे पता है आप लोगों का जनरेशन, ठीक है, मैं भी गुजर चुका इस हद से। अगला पे आता है समाचार लेखन के 6 ककार क्या है। और यही साल 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अगर अपने मुट्ठी में 5 मार्क्स करना चाहते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कक्कार का मतलब क्या होता है समझिएगा। समाचार लेखन के 6 कक्कार क्या है समझिए। किसी समाचार को लिखते समय मुख्य 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ? पहला, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। 5 यही कक्कार है। कक्कार का मतलब होता है कहां हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये 5 कक्कार है, सॉरी ये 6 कक्कार है। पहला क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये 6 कक्कार है। किसका? तो बोलेंगे समाचार लेखन का, ठीक है। उसके बाद देखना इस क्या, किसके या कौन, कहां, कब, कैसे और क्यों को 6 कक्कार के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 कक्कारों को ही ध्यान में रखा जाता है। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, ये सब 6 कक्कार आपको याद रखना है, ठीक है।
आशा करते हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक लेटर लेकर आया हूं, पत्र लेकर आया हूं। इसमें पत्र कैसे लिखना है समझिएगा। ये दूसरा पत्र था, वह नगर पालिका को लिखना था। यह पत्र अपने दोस्ती को लिखना है, समझिएगा। अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कीजिए। आप अच्छी तरह से पता है कि आपका ग्रीष्म ऋतु होता है, यानी गर्मी की छुट्टी होती है। तो गर्मी की छुट्टी के समय अपने दोस्त को ऐसा पत्र लिखिए, उनपे बताइए कि छुट्टी हो रहा है गर्मी का, हम दोनों एक साथ मिलकर अपना समय को गुजारेंगे, चाहे 1 महीना रहे चाहे 2 महीना रहे, यानी छुट्टी। ठीक है, तो उस तरह से आपको संबंध बनाकर लिखना है। सबसे पहले लिखना है प्रिय राहुल, सब प्रेम नमस्ते। यहाँ पे आपको पूरा डेट लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ देवघर 10 मई, यहाँ पे लिख लेना है 2024-23 जो भी लिखना है। ठीक है, यह सब कुशल है, यहाँ सब कुशल है और तुम्हें सानंद चाहते हैं। है मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है और तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई होगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार ग्रीष्म अवकाश में तुम हमारे यहाँ आ जाओ। मैं अपने माता पिता से इस संबंध में स्वीकृति ले ली है। यहाँ देवघर में अनेक पर्यटन स्थल है, बैद्यनाथ मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोनों मित्र साथ साथ रहकर ग्रीष्म अवकाश का सुखद उपयोग कर सकेंगे। मेरा यह आग्रह अवश्य ही स्वीकार करना। अपने पिताजी एक माताजी को मेरे प्रणाम कहना। तुम्हारा शहरी मतलब तुम्हारा दोस्त, यहाँ पे लिख सकते हैं तुम्हारा दोस्त विनीत, लेकिन यहाँ पे डेट दिनांक जरूर लिखिएगा, दिनांक। यहाँ पे दिनांक आपको लिखना जिस दिन आप लेटर उनको सौंप रहे हैं। तो इस तरह से आपके पेपर में मेरे प्यारे लेटर आएगी और 5 मार्क्स आपके हाथ में सौंप देंगे आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं आपका, अब आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे कि यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे। यशोधर बाबू जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास कर चुके हैं, यशोधर बाबू के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, समझिएगा। यशोधर बाबू अपना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी स्वयं को अधूरा मानते हैं। उनके बच्चे ने उन्हें लगभग नकार दिया है। जो यशोधर बाबू था, उनके जो बच्चे थे, उनके बच्चों ने उसे नकार दिया था। वे ना तो बाबूजी का सम्मान करते थे और ना उनसे कोई सलाह लेते थे और ना ही उन्हें किसी प्रकार का सहयोग देते थे। वे यशोधर बाबू ही हर आदत और हर चीज को अपेक्षा और तिरस्कार की नजरों से देखते थे। बच्चे का मन रखने के कारण उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ती है, फ्रिज और गैस अपनानी पड़ती है, यहाँ तक कि उन्हें उपहार में मिला हुआ गाउन भी अपना अपमान झेलकर पहनना पड़ता है। उनमें अब तक इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह बच्चे की किसी बात को मना कर सके। सच तो यह है कि बच्चे उनके घर पर भी कब्जा कर चुके हैं। उनकी पत्नी बच्चों के साथ मिल चुकी है, इसलिए वे घर में बिल्कुल अब अकेला सा महसूस करता है। ये यशोधर बाबू जो मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लास में करवा चुका हूं। ठीक है, अब आता है सर अगला क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, उसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतिहार और पशुपालक सभ्यता थी। स्पष्ट करें। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता खेतिहार और पशुपालक सभ्यता ही थी। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल का उत्पादन करते थे, जैसे कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के सबूत खुदाई में मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूज और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। खेती के प्रमाण मिलने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता खेतिहार और पशुपालन सभ्यता थी। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा 3 मार्क्स। कितना मार्क्स? 3 मार्क्स। ठीक है, अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में बताऊंगा। मेरे प्यारे बने रहे आप लोग। ठीक है, अब आते हैं सर एन फ्रैंक। जो एनी फ्रैंक है ना, हम लोग एक लेटर के बारे में, एनी फ्रैंक का जो डायरी है उसमें से एक क्वेश्चन आपका पेपर में 100% छपेगा। समझिए क्या? एन फ्रैंक को अज्ञातवास में जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवार को जर्मनी के प्रभाव के कारण बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी थी। इस बीच यहूदियों ने तरह तरह के कष्ट सहे, गुप्त तहखाने में छिपकर जीवन रक्षा की, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे, भूख, गरीबी और बीमारी देखी। उनके साथ
अमानवीय व्यवहार किया गया। जर्मनी के शासक ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्षों तक छिपे रहे। इनमें एक था फ्रैंक परिवार, जो एन का परिवार था। हिटलर के यातनाओं से बचने के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए इन्हें अज्ञातवास में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना आंसर लिखना है। और ये क्वेश्चन ना आपका पेपर जब 2024 में आप पेपर देने के लिए जाएंगे ना, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही दिखेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रट्टा लगा लीजिए। याद रखिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को रट्टा लगा लेना है। अब आते हैं सर आपका पैसेज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मुझे पता है कि ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है मेरे प्यारे, लेकिन क्लास को देखिए। क्लास को नहीं देखेंगे ना मेरे प्यारे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे आशा है कि आप लोग क्लास को बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं ना, तो मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तभी तो आप लोग देखेंगे ना मेरे प्यारे। तो इसलिए ना बेहतरीन तरीके से मुझे बताने दीजिए, फिर आप लोग देखिएगा तो बड़ी मजा आएगा। समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो शीर्ष कहानी के आधार पर बताइए कि प्रारंभ में लेखक किस तरह कविताएं लिखा करता था। लेखक अपने मास्टर से प्रभावित होकर कविता करने लगा। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूं। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल ना होता तो कंकड़ से पत्थर की शिला मतलब जो पत्थर होती है, शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता। कंठस्थ होने पर उसे पहुँच देता। देखिए, मैंने आपको जो कहानी है मैंने आपको बताया था। एक मास्टर था और एक दादा दीक्षा जो अपने पोता को नहीं पढ़ाना चाहता था। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इससे ये पैसेज है आपका, पैसेज से रिलेटेड आपके सामने 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेंगे। उन पैसेज को आपको स्टडी करना है। पैसेज को स्टडी करने के बाद आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए, ये भी पैसेज है। यह जीवन क्या है, निरीक्षण और मस्ती इसका पानी है। दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किसी घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। निर्झर में गति जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है, चलने की अपनी मस्ती में लगाता है। चलिए, इससे रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, जीवन की तुलना किससे की गई है? जीवन की तुलना निरक्षर से की गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है? तो बोलेंगे सर जीवन चल रहा है। क्या बोलेंगे सर? जीवन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 3, प्रयुक्त पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है? तो बताएंगे सर प्रयुक्त पंक्ति में मस्ती में गाता कौन है? निरक्षर। कौन है? निर्झर। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका राइट आंसर होगा। गिरी का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर जो गिरी है ना, गिरी का मतलब होता है पहाड़। क्या हो जाएगा सर? पहाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप फिर से एक पैसेज आएगा, फिर से आपको 5 मार्क्स का यहां से आपको उठा लेना है। प्रकृति माता है, इसकी एक एक प्रक्रिया अनोखी एक अद्भुत है, इसके केवल दिया जा सकता है, इसकी कोई बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है, यह ऐसी ही है और हमें इसके अनुसार जीवन जीना है। इसके साथ चलने पर विकास के स्वप्न चढ़ते हैं और इसके विपरीत चलने पर विनाश के गर्त में गिरते हैं। प्रकृति हमें उठाती भी है और गिराती भी है। उठाती है जब हम इसके नियम विधान का अनुसरण करते हैं और गिराती है जब हम इसके अंतविहीन शोषण पर उतारू हो जाते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में हो रहा तथा जिसके भीषण परिणाम से हम रूबरू हो रहे हैं। इससे रिलेटेड फिर से आपको 4-5 क्वेश्चन दिया गया, समझिएगा। किसकी बोध व्याख्या संभव नहीं है? तो बताएंगे सर, याद रखें प्राकृतिक माता। क्या हो जाएगी? प्राकृतिक माता। अगला क्वेश्चन है कि किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है? तो बोलेंगे सर प्रकृति के साथ चलने से हमारा विकास होता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े, पैसेज को पढ़कर अगर अपने माइंड में सेटअप कर लिए 5 मार्क्स और 5 मार्क्स, इन 10 मार्क्स का आपको फाइनल एग्जाम में आपके मुट्ठी में एग्जामिनर आपको सौंप देगा। ठीक है, इसलिए पैसेज जो मैं जब भी मैं बताऊंगा ना, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य किसका दोहन कर रहा है? जो मनुष्य है वो किसका दोहन कर रहा है? तो बोलेंगे सर प्रकृति का मनुष्य जो है ना दोहन कर रहा है। किसका? प्रकृति का। वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है? तो बोलेंगे सर वो होगा विरुद्ध। क्या होगा? विरुद्ध। प्रकृति का हम लोग विरुद्ध अभी हम लोग इसका व्यवहार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपका आता है पत्र लिखन से। याद रखिए, क्या से? पत्र लिखन से आपका 9 क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 क्वेश्चन का मतलब होता है 9 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। अगर 9 मार्क्स अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं तो 9 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन,
पत्रचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो बताएंगे सर विचारों का। क्या हो जाएगी? विचारों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? अभी हमें जस्ट आपको पढ़ाया था कि पत्र भेजने वाला का पता, मैंने अभी जस्ट बताया था ना, औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो बताएंगे सर अस्थायित्व। क्या हो जाएगी? अस्थायित्व, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य होता है जिज्ञासों का समाधान करना, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिख के रख ले। हाँ मेरे प्यारे, सच में कह रहा हूं, लिख के रख ले। ये क्वेश्चन छपेगी आपके एग्जाम में। और क्लास अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करें। बस आप लोग को लाइक की जरूरत है और शेयर की जरूरत है। लाइक ना भी करो तो चलेगी, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बोलेंगे सर अनुस्मारक। क्या बोलेंगे सर? अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है? तो चर का अर्थ होता है चलना। लिख के रख ले। हाँ सच में कह रहा हूं, लिख के रख ले। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं मेरे प्यारे? तो 3 आयाम होते हैं। फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो बोलेंगे सर प्रेषक को। अच्छा प्रेषक का मतलब क्या होता है? ये जो आपको समझ में आया, आपका विश्वासी जो हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग जो बचपन में लिखे हैं या अभी भी हम लोग लिखते हैं, आपका यहाँ पे लिखते हैं कोना में आपका विश्वासी, यहाँ पे लिखते हैं ना सिग्नेचर। ये सिग्नेचर किसका होता है? तो बोलेंगे सर जो पत्र लिखा है उसी का सिग्नेचर होता है। इन्हें बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रेषक। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? प्रेषक उसको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सा सहायता पहुंचती है? तो बोलेंगे संयुक्त संपादक। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो बताएंगे सर अंतर्राष्ट्रीय। क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है नोट डाउन करते रहेंगे तो बेहतर होगा। फिर से आपके सामने एक पोएम लेकर आए हैं। इस पोएम से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नब्बे में पांति बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाते हुए मेरी आंखें कजराए बादलों की छाई नभ छाया तैरती झांस की सतेज सफेद काया होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रयुक्त काव्यांश में किसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो समकालीन प्रकृति का। मैंने आपको बताया था समकालीन प्रकृति का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है? तो बोलेंगे सर वो होगी बगुला का। अभी हमने जस्ट पढ़े ना, बगुला का पंख। होले होले में कौन सा अलंकार है? मैंने आपको बताया था कि अगर होले होले रहे, या हम लोग बोलेंगे सर एक ही शब्द का बोला रहे, एक ही शब्द का 2 बार 3 बार रिपीटेड कर दिया जाए तो पुनर्विक्ति अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नभ में छाए बादलों की रंग कैसी होती है? तो बताएंगे सर सफेद होती है। क्या हो जाएगी? सफेद। नभ का मतलब होता है आसमान। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा को घूमने फिरने से बात कैसी हो जाती है? तो बताएंगे सर पेचीदा। क्या हो जाएगी? भाषा को घूमने फिराने, देखिए यहाँ पे सही नहीं लिखा है, यहाँ घुमाने फिराने से कोई भी बात को अगर हम लोग घुमा फिरा के अगर बात करेंगे तो पेचीदा हम लोग हो जाता है ना, तो पेचीदा इसका राइट है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन सा साक्षात्कार ले रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो बोलेंगे सर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो होगी पत्रकार विकलांग का। मैंने आपको बताया था ना कैमरा में बंद अपाहिज, जो अपने बारे में बताते हैं कि मेरे पास एक बहुत सारे, मैंने अब डेफिनेशन यहाँ नहीं बता सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सहर्ष स्वीकारा शब्द का अर्थ बताइए। तो बताए थे सर खुशी के साथ। क्या हो जाएगी? सहर्ष का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी होता है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा चिड़िया से। किसका? चिड़िया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग जो भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे, जितना आप लोगों को बताया जा रहा है सभी सब्जेक्ट में आपका हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। ना आपको गेस्ट पेपर करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको शर्मा गेस्ट पेपर, ना वर्मा गेस्ट पेपर, ना आपका क्वेश्चन बैंक, कुछ नहीं।
लेकिन हाँ, जब भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं उन्हें, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ेंगे, थ्योरी लेक्चर जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को क्लास में, उसको आपको ध्यान से देखना है मेरे प्यारे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताता हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे आप लोग को उपलब्ध है। आप अच्छी तरह से क्लास को करिए। एवरीडे क्लासेस होती है वहाँ पे। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसका समान बजाते हैं, लिख के रख ले। हाँ मेरे प्यारे, सच में कह रहा हूँ, लिख के रख ले, ये क्वेश्चन छपेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। अब आपके सामने फिर से एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को मैं रीड कर रहा हूँ, समझिएगा। मैं रीड कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको आपको वीडियो का पॉज कर लेना है। और जो नमक है ना, नमक की पुड़िया जो हम लोग पढ़े हैं ना, किसके बारे में, लाहौर और हिंदुस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में जो था उसी से रिलेटेड है, उसको आपको सही से वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। और इसके बाद आपका फिर से 5 मार्क्स, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में सौंप देगा एग्जामिनर, समझिएगा। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है, मैंने आपको बताया था ना कौन होगा, रजिया साजिदा जाहिरी, जो कहाँ के थे बताए थे आप लोगों को अच्छी तरह से कि वह लाहौर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है 29, प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपज दर्द को अंकित किया गया था, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बारे में। किसके बारे में, भारत और पाकिस्तान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, सफिया को झिरझिरी सी क्यों आई, तो बोलेंगे सर कपड़े जाने के डर से, पकड़े जाने के डर से। यानी ऑप्शन नंबर, जो सफिया है ना, सफिया जो नमक का पुड़िया लेकर स्टेशन पर जो खड़ी थी वही था वो सफिया, जो बोलते थे कि मैं नमक की पुड़िया को चुरा कर नहीं ले जा सकता हूँ, मैं स्टेशन पे जाकर अपने पुलिस के हवाले कर दूंगा इस नमक की पुड़िया को, अगर वो हमें इजाज़त देंगे तभी मैं नमक को लेकर हिंदुस्तान जाऊँगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊँगा। मोहब्बत का तोहफा क्या था, मोहब्बत का तोहफा था नमक। क्या था, मोहब्बत का तोहफा था नमक। मैंने नमक का जो आप लोग स्टोरी है मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से जाएं और देखिए। भक्तिन किसकी बेटी थी, बताएंगे सर, भक्तिन जो है ना गोपालक की बेटी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बाजार में किसका जादू है, तो रूप का। क्या हो जाएगा, बाजार में किसका जादू है, रूप सिंह का, रूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था, तो बोलेंगे सर बादल सिंह। एक क्वेश्चन तो टपकेगा रे, सच में कह रहा हूं ये क्वेश्चन टपकेगा 2024 में। चार्ली चैपलिन अपने फिल्मों में किन 2 रसों का मिश्रण किया था, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा करुण रस और हास्य रस। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे, क्लास अगर अच्छा लगे ना, तो जो आप लोगों का कोर्स में बताया हूँ, एक कोर्स का फी है 399 रुपया ना, इसमें आर्ट्स का आपका ऑल सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है। जल्दी से जाएं मेरे प्यारे, और कोर्स को ना आप लोग ज्वाइन करें, जल्दी से जाके ज्वाइन करना ना भूले इसको, ठीक है। काले मेघ पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी, तो बोलेंगे इंद्रसेना। क्या बोलेंगे, इंद्रसेना। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आप लोगों को स्टडी करवा के रखा हूं। और मेरे प्यारे टेंशन नहीं लेना, ऐसी पैटर्न में आपका एग्जाम बनेगी, जब आप एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे ना, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फ्री माइंड होकर पढ़े। सिल्वर बैंडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे, तो बताएंगे सर ये जो किस पद पर थे, सेक्शन ऑफिसर। यानी ऑप्शन नंबर आपके सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे सर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 38, जूझ शीर्ष कहानी के लेखक किससे डरता था, तो बोलेंगे सर अपने पिताजी से। किससे, अपने पिताजी से डरता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई थी, तो बोलेंगे दिल्ली संग्रहालय में। कहाँ पे रखी गई थी, दिल्ली संग्रहालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, डायरी के पन्ने की लेखक एन फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है, तो बोलेंगे सर गुड़िया को। किसको, गुड़िया को। सो मेरे प्यारे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अपने तरफ से 100% आप लोगों को सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मैं बताने की कोशिश किया हूँ, जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ मैं बताया फुल्ली 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो मेरे प्यारे, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों को कमेंट का, अगला कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को स्टडी करना होगा, जल्दी से कमेंट करना ना बोले। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।